गेहूं की फसल पर जब सभी खादों का प्रयोग करने के बाद भी पीलापन ना जाए तो इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बालियों की स्टेज पर यह जो एमओपी खाद है ना, बहुत ही लाजवाब काम करती है। तो एमओपी का इस्तेमाल आपको बालियों की स्टेज पर 15 किलोग्राम करना है। यदि डीएपी खाद की शॉर्टेज चल रही है तो डीएपी की जगह आप एसएसपी 3 बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल पर खाद का शेड्यूल, यानी गेहूं की फसल पर कब कितनी मात्रा पर कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए ताकि पैदावार आप 26 से 28 कुंटल प्लस 1 एकड़ से पैदावार निकालने के लिए समय समय पर खाद दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंचाई सही स्टेज पर यदि आप इरिगेशन करते हैं तो यकीनन 26-28 प्लस आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बालियों के समय दाना पतला रह जाता जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, साथ ही आप खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं तो फसल को झटका आता है। तो फसल को रिकवर की बात करें या फिर समय समय पर कौन सी खाद, पहली खाद, दूसरी खाद, बुआई के समय कौन कौन से तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जिंक जैसी खादों का यूरिया के साथ प्रयोग करते तब भी पीलापन जाता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर हमको अपनी गेहूं की फसल पर कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी लशदार गहरी ग्रीननेस हमारी फसल देखने के लिए मिले। तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी के लिए या फिर गेहूं की फसल पर पूरा जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक वॉच करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की फसल की शुरुआत होती है बुआई के समय, यानी बेसल डोज से। तो बेसल डोज में इस्तेमाल करने वाले हैं 50 किलोग्राम डीएपी खाद। अब डीएपी खाद में दोस्तों 18% नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म है 18% और 46% फास्फोरस डीएपी में उपलब्ध होता है। तो 50 किलोग्राम बुआई के समय डीएपी ले रहे हैं, साथ ही हम 50 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी जो आती ना, 11% सल्फर है, 16% फास्फोरस है, 19% कैल्शियम है, जिंक और बोरॉन जैसे तत्व भी उपलब्ध हैं एसएसपी में। तो 50 किलोग्राम हम ले रहे हैं एसएसपी। इसके साथ ही दोस्तों हम ले रहे हैं एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी 60% वाली ले रहे हैं 30 किलोग्राम बुआई के समय। और साथ ही बेंटोनाइट सल्फर जो आती है, बेंटोनाइट सल्फर जो कि हमारी फसल में आगे चल के टेस्ट, स्वाद और गहरी ग्रीननेस एक प्रकार से जो हमारी फसल पर सल्फर होती है ना, ये 3-4 काम करती है। कीटनाशक भी है, न्यूट्रिशन भी है, खाद भी है और फंगिसाइड भी है। तो सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। 5 किलोग्राम बुआई के समय अच्छी तरीके से खेत की तैयारी के समय हम इन खादों का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई बुआई के समय। लेकिन अब बात आती आगे कि हमको पहली खाद पर, पहली सिंचाई पर कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि पैदावार हमको अच्छी मिले। तो चलिए थोड़ा सा डीप में चलते हैं और जानकारी साझा करते हैं। गेहूं की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए आपको पहली सिंचाई एरिगेशन CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होती ना, जो आप जड़ें देख रहे हैं ना, मेन जड़ों के बाजू से CRI स्टेज में बाजू से जो सफ़ेद मूसली जड़ें होती हैं वो निकलती हैं। कब निकलती हैं? 21 दिन से लेकर के 27 दिन के बीच में, बुआई से 21 से 27 दिन के बीच में जब CRI स्टेज होती है तो उस समय हमको पहली सिंचाई करनी चाहिए। और गेहूं की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए CRI स्टेज पर पहली आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसी समय ज़्यादा खाद और ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि आपकी हल्की भूमि है तो 18 से 21 दिन के बीच में आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। थोड़ा सा गैप रखिए, क्रैक थोड़ा सा आने दीजिए और पहली सिंचाई पर, यानी जब 25 दिन के आसपास की हमारी फसल हो तो गेहूं की फसल पर यूरिया खाद आपको लेना है 1 बैग 45 किलोग्राम। और इसके साथ दोस्तों हम ले रहे हैं इफको कंपनी की सागरिका दानेदार सी बीड एक्सट्रैक्ट। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, समुद्री शैवाल से यह निर्मित होता है। 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार हम यूज कर रहे हैं। और इसके साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हैं, हम 5 किलोग्राम ले रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे। कब? CRI स्टेज में, जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई में इन खादों की पूर्ति आपको अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है दूसरी खाद। दूसरी खाद में हम ले रहे हैं कब? जब 40 दिन के आसपास की हमारी फसल हो तो इस समय हम जिंक का प्रयोग करने वाले हैं। जो जिंक होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो जिंक सल्फेट हम 33% वाली यूज़ करने वाले हैं।
जिंक सल्फेट कुछ इस प्रकार दिखती है, यानी एकदम पाउडर टाइप का सफ़ेद पाउडर हमको देखने के लिए मिलता है। तो यह जो जिंक खाद होती है 33% वाली ही आपको 4 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना है। जो जिंक सल्फेट होती है दोस्तों, इसका जो मेन काम है ना, फुटाव, ब्रांचेस, टेलरिंग की संख्या और हमारी गेहूं की फसल को गहरी ग्रीन, चटक गहरी ग्रीन करने के लिए जिंक बहुत ही लाजवाब काम करती है। तो जिंक हमको 1 एकड़ में लेना है 4 किलोग्राम और इसके साथ हम यूरिया ले रहे हैं लगभग 40 से 45 किलोग्राम। यूरिया के साथ जब जिंक मिक्स होती है ना, तो बहुत ही लाजवाब हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही तीसरी खाद, यदि हम थर्ड खाद की बात करें तो जो तीसरी खाद है, यानी 50 से 55 दिन के आसपास की गेहूं की फसल होती है, तो तीसरी खाद में मात्र आप 30 किलोग्राम से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, जिन किसानों ने डीएपी का यूज करा है, कब किया है, बुआई के समय डीएपी का यूज़ किया है, और यदि आपने यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बैग में काम चल जाएगा। इसके अलावा यदि जिन इलाकों पर डीएपी की शॉर्टेज है, डीएपी खाद बहुत सारे इलाकों पर उपलब्ध ही नहीं हो पाया गेहूं बुआई के समय, तो इसलिए हमने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट साझा की थी कि गेहूं का सीजन आ रहा, गेहूं चने का, तो पहले से ही आप डीएपी खरीद कर रख लीजिए, कम से कम 1 महीने पहले। अब जो बड़े किसान हैं उनको डीएपी खाद तो मिल गई, लेकिन छोटे किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके साथ ही जिन किसानों के पास डीएपी की शॉर्टेज चल रही है, डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, तो बे किसान भाई डीएपी की जगह कौन सी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आती है ना। अब डीएपी में क्या है, नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% है। यदि आपके पास डीएपी उपलब्ध नहीं है तो एसएसपी 3 बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएसपी में ना दोस्तों आपको डीएपी की तुलना पर अतिरिक्त आपको सल्फर मिल जाता है, इसके अलावा कैल्शियम, जिंक, बोरॉन जैसे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। तो यदि आप डीएपी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप एसएसपी के साथ 20 किलोग्राम आप यूरिया का इस्तेमाल करें और 35 किलोग्राम एमओपी का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा काम करेगी। और यदि आपके पास एसएसपी भी उपलब्ध नहीं है, डीएपी भी उपलब्ध नहीं है, तो आप एनपीके 12, 32, 16 50 किलोग्राम से लेकर के 70 किलोग्राम तक 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी खाद का अल्टरनेटिव है। एक समस्या और आ रही है कि जिन इलाकों पर डीएपी उपलब्ध नहीं थी तो बुआई के समय किसानों ने डीएपी खाद प्रयोग ही नहीं करी है, तो ऐसी कंडीशन पर आप पहली खाद या फिर 25 दिन के आसपास की गेहूं की फसल होती है तो उस समय भी आप डीएपी, एमओपी, यूरिया के साथ मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डीएपी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीएपी के साथ कभी भी जिंक सल्फेट जो 33% है, 21% है, जिंक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि केमिकली रिएक्शन होता है। तो डीएपी के साथ आप जिंक का इस्तेमाल ना करें, जिंक का इस्तेमाल आप यूरिया के साथ ही करें और कम से कम 25 दिन से लेकर के 40 दिन के बीच में जिंक यूज कर ही लीजिए। जिंक को नज़रअंदाज मत कीजिए। 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ ही यदि हम खरपतवार की बात करें, बीट कंट्रोल, यदि हल्के फुल्के उगते हैं तो मजदूरों की मदद से जो गेहूं से ऊपर आ चुके हैं खरपतवार, उनको आप बाहर निकलवा सकते हैं निराई गुड़ाई से। इसके साथ ही यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार का जमाव है, चौड़ी पत्ती के, सकड़ी पत्ती के, भादुआ खरपतवार है, इसके अलावा आकड़ी है, और आप जो खरपतवार देख रहे हैं चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती जो जंगली सरसों है, इनका जमाव बहुत ज़्यादा हुआ है गेहूं की फसल पर, चाहे मंडूसी हो या फिर जंगली जो, इनका प्रकोप है। तो इसके लिए खरपतवार नाशक की यदि हम बात करें तो सबसे पहले सावधानी की बात करें, प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड हैं तो 25 दिन के आसपास, 25 से 30 दिन के आसपास आप स्प्रे करने वाले हैं खरपतवार नाशक का। तो पहले नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, झटका कम आएगा, फसल में बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा और खरपतवार एकदम साफ़ हो जाएंगे। इसके लिए आप इन साल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम प्रमुख साल्ट की बात करें जो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल करता है तो क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाल 15% और साथ ही मेट सल्फ्यूरॉन मेथाइल 1% जो WP फॉर्म में हार्बिसाइड आती 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और साल्ट आता है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% और मेट सल्फ्यूरॉन 5% वाला जो कॉम्बिनेशन आता है 16 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। अब खरपतवार की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी यह वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो सावधानी आपको क्या रखना है कि नमी होना और 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी लीजिए। अब कभी कभी क्या होता है, ओवरडोज के कारण या फिर गैस वाली 2,4-D का स्प्रे कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा डबल क्रॉसिंग में स्प्रे हो गया तो फसल को झटका भी आ जाता है। थोड़ा बहुत झटका तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी झटका आ गया तो इसके लिए एक साल्ट बताते हैं। आपको एक काम करना है कि यदि झटका आ गया
और 5-7 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा पीलापन की शिकायत है, तो आपको NPK 19-19-19 1 किलोग्राम लेना है। और जो इफ्को कंपनी की सागरिका आती ना, ये भी एकदम जैविक उत्पाद है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, तो इसका डोज आपको लेना है 300 से 400 ml। और इसके साथ जो ग्लूकोस आप देख रहे हैं, ग्लूकोस 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। यदि लगे भैया, बड़े भैया, कि बहुत ज़्यादा झटका आ गया, तभी ऐसी कंडीशन पर आप अपनी फसल पर इस बूस्टर डोज का या फिर फसल को रिकवर करने वाले डोज का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हमारी जो गेहूं की फसल है ना, गाव अवस्था में होती है, यानी बालियां निकलने की स्थिति में होती, स्टेज में होती है, तो इस समय यह जानकारी कोई नहीं बताता। गाव अवस्था में मात्र 15 किलोग्राम आप देख सकते हैं कि यह जो MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, यदि मात्र आप 1 एकड़ में 15 किलोग्राम से लेकर के 20 किलोग्राम, कब, जब बालियां निकल रही हों, गाव अवस्था में यदि आप MOP का प्रयोग करेंगे तो दाना का भराव, टेस्ट, स्वाद बढ़ने वाला है। कम से कम 3 से लेकर के 4 क्विंटल तक पैदावार में इजाफा होने वाला है यदि आप गाव अवस्था में, बालियों की अवस्था में MOP खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो MOP का इस्तेमाल आप जरूर करें। भले आपने बुआई के समय यदि प्रयोग भी कर लिया है, तो पैदावार को बढ़ाने वाली चीज़ और बहुत अच्छा काम करती MOP, तो गाव अवस्था में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी बालियों की स्टेज पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है और पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन पर दाने पतले रह जाते हैं, एकदम उनकी कलर चमक ना एकदम थोड़ा सा डाउन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि NPK 13-0-45 है तो बहुत अच्छी बात है, 0-0-50 है तो भी अच्छी बात है। इनमें से कोई एक घुलनशील खाद का इस्तेमाल करना है 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए। और इसके साथ ही जो बोरॉन है ना, 20% वाली बोरॉन, दानों की चमक, स्वाद, टेस्ट, क्वालिटी, और जब आप अपनी उपज को मार्केट में ले जाते हैं तो सभी व्यापारी क्या देखते हैं? चमक, क्वालिटी, टेस्ट, स्वाद। एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो चमक है ना, हिडन पार्ट्स, हिडन पॉइंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोरॉन काम करती है चमक बढ़ाने का। तो 20% वाली जो बोरॉन होती है दोस्तों, इसका डोज आपको रखना है मात्र 200 ग्राम और 1 किलोग्राम NPK 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। कब? जब बालियों की स्टेज पर हमारी गेहूं की फसल हो। तो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से, स्प्रे करने से बहुत ही लाजवाब आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। पहली खाद में हमने सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कशन किया है। जिन इलाकों पर बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है, बहुत ज़्यादा पीलापन की शिकायत बनी रहती है, फिर पैदावार एकदम नॉर्मल आती है, तो वही किसान भाई किसी भी कंपनी का, थोड़ा अच्छी कंपनी का, आप जो आपको बेस्ट लगे, 5 किलोग्राम ही आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करना है। लेकिन जिन इलाकों की जो हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी चाल, बढ़वार, फुटाव बहुत शानदार है, तो वे किसान भाई यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। सल्फर का आपको इस्तेमाल जरूर करना है बुआई के समय, लगभग 5 किलोग्राम, और बेंटोनाइट सल्फर किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। यह हरियाली बढ़ाने बहुत ही लाजवाब काम करती है सल्फर, तो सल्फर आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो सागरिका दानेदार है, आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता ना, जैसे कि PI का बायोवीटा के नाम से आता है, इसके अलावा धानुका कंपनी के धनजाम गोल्ड के नाम से आता है, इफ्को की सागरिका के नाम से आता है। तो किसी भी कंपनी का जो आपको बेस्ट लगे, उस कंपनी का आप सीवीड एक्सट्रैक्ट 1 एकड़ में पहली सिंचाई के साथ प्रयोग करने से आपकी फसल में फुटाव, ब्रांचेस और गहरी ग्रीननेस आपको देखने के लिए मिलने वाले। तो 10 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी सभी खाद देने के बाद भी हमारी गेहूं की फसल पर पीलापन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। यदि पीलापन नहीं जा रहा है तो एक सीक्रेट वाला फॉर्मूला आपके साथ साझा करते हैं। आपको लेना फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपको लेना है 10 किलोग्राम। इसके साथ ही आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 10 किलोग्राम और अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम। इन तीनों को 1 एकड़ में सिंचाई के साथ प्रयोग करें। कैसा भी पीलापन हो, एकदम आपकी जो फसल है ना 2 से 3 दिन में एकदम हरी भरी हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। लेकिन वही किसान भाई इस फॉर्मूला को आजमाएं। जिन किसानों की जो गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा पीलापन की शिकायत एकदम बनी हुई है, एकदम चाल और ग्रोथ रुकी हुई है, वही किसान भाई मैग्नीशियम फेरस वाला जो सीक्रेट फार्मूला है इसका इस्तेमाल करें। क्या हमको हमारी गेहूं की फसल पर NPK जो घुलनशील खाद आती है इनका स्प्रे करना चाहिए या फिर नहीं? तो हमारा जवाब है बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप प्रॉपर यूरिया खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं और सही समय पर सही तत्वों की पूर्ति यदि आप कर रहे हैं, तो ऊपर से NPK स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहो आप 0-52-34 की बात कर लें, 12-61 की बात कर लें, 19-19 की बात कर लें, तो यदि आप सही तरीके से
यदि आप बहुत अच्छे तरीके से हैं, जो सॉइल एप्लीकेशन सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एनपी घुलनशील खाद स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा पीलापन देखने के लिए मिल रहा है और जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए, तब ऐसी कंडीशन पर ही उन किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनको बहुत जल्दी रहती है। तो वे किसान भाई एनपीके से भी फसल को हरियाली ला सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग स्टेज पर 1261 की बात हो या फिर 05234 की बात हो, स्प्रे किया जा सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि गेहूं की फसल पर यह जो एनपीके फिजूल के खर्चे हैं और एकदम फसल बहुत अच्छी लसदार गहरी ग्रीननेस है, तो फिर इन चीज़ों की आवश्यकता हमारे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, खर्चा को कंट्रोल करें। ह्यूमिक एसिड या फिर माइकोराइजा की यदि बात आती है ना, क्योंकि यह जो प्रोडक्ट होते हैं यह जड़ों के विकास में बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि बहुत आपके इलाकों पर जो गेहूं की फसल है एकदम सीधी सीधी बढ़ती है, जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन पर चाहो आप ह्यूमिक एसिड हो या फिर माइकोराइजा, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ह्यूमिक एसिड की बात करें तो ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला ही आपको इस्तेमाल करना है। पहली या फिर दूसरी खाद में 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। या फिर जो माइकोराइजा है, वैसे माइकोराइजा को तो केमिकल के साथ इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। माइकोराइजा भी जड़ों के विकास में बहुत अच्छा काम करता है। माइकोराइजा का डोज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ है। इस प्रकार यदि आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो गेहूं से बहुत ही अच्छी और लाजवाब पैदावार आप निकाल सकते हैं। सही समय पर सिंचाई कीजिए और सही समय पर खादों की पूर्ति करेंगे तो यकीनन पैदावार बढ़ने वाली है। और एमओपी और ख़ासकर जो सल्फर आप इस्तेमाल करते हैं ना, यह पैदावार में बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही दोस्तों हमने बताया था कि बोरोन के साथ आप 0050 है 13045 का स्प्रे करेंगे तो दानों का विकास बहुत ही अच्छा होता है बालियों की स्टेज पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में जो गेहूं की फसल में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है संपूर्ण जानकारी साझा करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।